इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर से रिस्टोर हो जाएगी हमारे स्टेटहुड, तो इसका नेतृत्व संभालेगी एक सर आपको पार्टी। बता रहा हूँ, मतलब मैं एज कैमरा आपको बता रहा हूँ कि जितने भी पीछे सेक्टरेट जो होटल्स थे वो रिमूव किए गए, और जो उनके लिए बसें आती थी जो सेक्टरेट के मूव थे, बेटर देन कश्मीरी पंडित वहाँ पर डिफरेंट एरिया में रहता है किराए पे, क्यों ना उनको उन्हीं होटलों में उन्हीं जगहों पर लिया जाए। उनको भी थोड़ा सा लगेगा, जब तक उनके जो नई क्वार्टर्स बनेंगे तब तक वहाँ पर पूरा। सफारी साहब ने एक मीडिया के वार्तालाप की, उन्होंने कहा कि जब अगर हमारी सरकार आती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये जो फ्री का सिस्टम है, ये दिल्ली पैटर्न पर आप कश्मीरी पंडित वापस जाए, एक रास्ता तो यही बनता है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से बनती है, क्योंकि वहाँ पर पैकेज लगते, लेकिन उनके लिए रहने की जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि आज भी जो पीएम पैकेज के हालात हैं वो कश्मीर से बेचारे डरे हुए हैं। लेकिन यहाँ आज की जो यूटी गवर्नमेंट है, यूटी सरकार है, मनोज सिन्हा जी, वो उन पर कोई सुध-बुध नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ आर.के. कोल और आप देख रहे हैं जेके मेट्रो चैनल। आज हमारे बीच अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जिस प्रकार के पार्टी में उनको एक ओहदा दिया गया चिनाब वैली के लिए, क्योंकि चिनाब वैली एक ऐसा ज़िला है जहां पर सबकी नज़रें रहती है। आज सीधे हम बात करेंगे अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जिस प्रकार की अपनी पार्टी ने आप पर एक मतलब जिम्मेवारी रखी है कि आप पार्टी को मजबूत कीजिए, क्या लगता है कि अपनी पार्टी जिस तरह से आज लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, आपकी पार्टी किस मुकाम पर चल रही सर? जहाँ तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है, हमारी पार्टी इस वक्त अगर मैं कहूँ पहले नंबर पर है तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। हमारी पार्टी की एक्टिविटी आप देख रहे हैं, कश्मीर में भी, चिनाब के खिते में भी हैं, पीर पंजाल के खिते में भी, और जम्मू में भी आप देख रहे हैं, हर जगह पर। और इसकी एक मैं बुनियादी वजह समझता हूँ कि हमारा जो मंशूर है, हमारा जो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा, वो इक्वली काबिल कबूल है जम्मू के लोगों को भी, पीर पंजाल के खिते में भी, चिनाब के खिते में भी, और कश्मीर के लोगों के लिए भी। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिससे हमें इस पार्टी को चलाने में एक सहारा भी मिला है, एक लोगों की तरफ से एक एतमाद और भरोसा भी मिला है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो इस यूनियन टेरिटरी का, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर से रिस्टोर हो जाएगी हमारे स्टेटहुड, तो इसका नेतृत्व संभालेगी यही पार्टी संभालेगी। जिस प्रकार का सर आप कह रहे हैं कि हम नेतृत्व सरकार को संभालेंगे, लेकिन सर एक समझ नहीं आ रही है, जो जनता है वो सोच यहाँ पर था जम्मू कश्मीर में 35 से, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ से विड्रॉ करके यहाँ पे यूटी बना दी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि यूटी में आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? ये हमारी पार्टी का पहले दिन से यही स्टैंड रहा है कि हम यूनियन टेरिटरी के इस जो हैसियत दी गई है, इस पर हम मुतमईन नहीं हैं। हमें अपनी स्टेटहुड, जो हमारी शान है, हमारी आन है, वो हमें वापस आनी चाहिए। और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एलिजिबल अपने आप को समझते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ का खिता जो है, यहाँ की ज़मीन जो है, उसको स्टेटहुड चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेट पहले भी रह चुकी है, बड़ी मैग्निफिसेंट स्टेट जिसको कहेंगे आप ये थी। और यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ के अवाम, यहाँ की तादाद, यहाँ की बाकी चीज़ें जो हैं, वो इस बात का तकाजा बराबर कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इलेक्शंस को बायकॉट करते हैं, हम हाथ अपने उठाकर रह जाते हैं कि जब तक आप हमें स्टेट नहीं वापस दोगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो इसका मतलब है आप अपने लोगों को जो है वो उनको एक तकलीफ़ में रख रहे हैं। उनको जो इस वक्त बेबसी और मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है, खा वो उनकी सड़क के लिए है, बिजली के लिए, पानी के लिए, या दूसरी ज़रूरियात, जो आप देखते हैं कि इस वक्त किस तरीके से हर दिन आए दिन आपके चैनलों पर, जलसों में लोग जमा हो रहे हैं, कभी पानी के लिए चीख पुकार कर रहे हैं, कभी बेरोज़गारी का किस्सा लेकर बैठे हैं, कभी तनख्वाहों के लिए वो हैरान और परेशान हैं। हमारे बहुत सारे मुलाजमीन लाखों की तादाद में। तो ये सब बातें जो है, जब तक आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप में कोई बाइख्तियार पार्टी सामने नहीं आएगी जो यहाँ का
ये जो हुकूमत संभालेगी, तब तक इन बातों का मदावा आप नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें जो हैं हमें, मैं समझता हूँ कि इस बात पर आमादा कर रही हैं कि हमने ज़रूर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इलेक्टोरल प्रोसेस के बगैर एक डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल एक मजाक बनकर रह जाती है। जिस प्रकार के जम्मू कश्मीर में जो आज हालात बन रहे हुए हैं, क्योंकि आए दिन कश्मीर में जो इनकाउंटर्स होते हैं, बाद में सरकार उस पर इंक्वायरी भी गठन करती है कि इस पर इंक्वायरी होगी। क्या लगता है आपको जो आज के हालात जम्मू कश्मीर के हैं, अपनी पार्टी का क्या, क्योंकि अपनी पार्टी कहीं हमें नज़र नहीं आई इस पर कोई प्रोटेस्ट करते हुए? नहीं, हमेशा आपको हमारी पार्टी की तरफ से जितने भी बयानात सामने आए हैं, हमने मजम्मत की है ऐसे वाक़ात की, जहां अगर कोई मासूम या बेकसूर मारा गया है, ख्वाह दोनों तरफ से। इस सिलसिले में हमारी पार्टी कभी पीछे नहीं रही है। जहाँ तक आपका ये कहना है कि ये वाक़ात क्यों हो रहे हैं, तो ये पिछले कई दहाइयों से आप देख रहे हैं इस तरीके के वाक़ात, और इनमें जब तक आपका अवाम के साथ सही तरीके साथ उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी, तो इसका कोई भी हल सामने नहीं आ सकता। जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही सामने आएगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं 50% तो पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि शायद आपने नोट किया होगा कि आज सेक्रेटेरिएट में या आपके जो दफातर हैं, बाकी डायरेक्टरेट्स हैं, बाकी दफातर हैं, इनमें रसाई मुमकिन ही नहीं है आम आदमी के लिए। आम आदमी एक छोटी सी चीज़ के लिए भी उसको मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि वो ब्यूरोक्रेसी में जा पहुँचे, सेक्रेटेरिएट में जा पहुँचे, या जहाँ पावर कॉरिडोर्स हैं इस वक्त वहाँ तक उनकी रसाई हो। एलजी तक पहुँचना हर एक के लिए मुमकिन बात नहीं है। तो इस सिलसिले में बड़ा ज़रूरी हो चुका है कि लोगों की नुमाइंदगी जो है वो सामने आए। हमारा तो पहला यही एक समझे ज़ोर इस बात पर है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है जल्द से जल्द जो सामने आनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारे लोग जो हैं वो हर तरीके से पस्त हो रहे हैं। हमारे, आप अगर देख रहे हैं, एजुकेशनली हम दिन ब दिन बैकवर्ड हो रहे हैं, इकनॉमिकली हमारे बैकवर्डनेस आ रही है, हमारे रिसोर्सेज सही तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं हो पा रहे हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे इज्तिमाई मसले हैं जिनका मदावा हो सकता है, लेकिन चूंकि रसाई नहीं है और जो कोई एक जिसको विलिंग वो गवर्नमेंट कहेंगे वो सामने नहीं है, तो इन सब बातों की वजह से एक ये रीज़न बनता है कि इलेक्शन जो है वो बहुत जल्दी होने चाहिए इस हमारे इस यूटी में, और जो भी पार्टी इलेक्ट होकर मेजॉरिटी लेती है उसके हाथ में हुकूमत रहनी चाहिए, और एक सही अपोजिशन भी सामने। एक सवाल बनता है कि बुखारी साहब ने एक मीडिया के वार्तालाप की, उन्होंने कहा कि जब अगर हमारी सरकार आती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये जो फ्री का सिस्टम है, ये दिल्ली पैटर्न पर आप कर रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आपने देखा बख्शी गुलाम मोहम्मद के वक़्त से बहुत बड़ी स्केल पर सब्सिडी भी दी जाती थी। मुझे याद पड़ता है कि मड़वा वाड़वन पाडर के इलाके के लोग जो है वो राशन की बोरी भी लेते थे और साथ में किराया भी उनको नगद दिया जाता था। ये एक जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो खस्ताहाल इलाके हैं, जिनकी आपको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसी पॉपुलेशन के लिए ऐसी चीज़ें जो हैं वो इंसेंटिव ज़रूरी बनता है। जहाँ तक बुखारी साहब की कमिटमेंट्स का ताल्लुक है, वो हकीकत पर मबनी है। 300 यूनिट या 400 यूनिट जो फ्री देना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा 1,23,000 करोड़ का सालाना बजट होता है। अगर इसमें 4 या 5,000 करोड़ रुपया जो है ऐसे लोगों के लिए वक्फ किया जाता है, मुख्तस किया जाता है, एयरमार्क किया जाता है, तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये अफोर्डेबल है। मैं आपको इस ज़मन में एक अर्ज़ करूँ कि हमारा चिनाब का खिता, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, ये आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत ही माना जाता है, जाना जाता है। यहाँ 20,000 मेगावाट से ज़्यादा गुंजाइश है पावर जनरेट होने की, और इस वक्त भी 6 पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं या तो फंक्शन कर रहे हैं या बनने को जा रहे हैं। इनमें से कुछ तो पहले से ही आपने देखा, बगलियाड़ है और डुल हस्ती है, इसी तरीके से बाकी एक आध और सावला कोट है, ये चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और इनमें जो बिजली पैदा होती है, इस पर वाटर रिसोर्सेज एक्ट के तहत एक सेस मुकर्रर की गई है जी। वो सेस जो है वो कोई छोटी रकम नहीं है, एक बहुत खतीर रकम जमा होती है इनके पास, और
जो मेरी इतला के मुताबिक है इस वक्त 4,000 करोड़ से ज़ायद रकम जो है इनके पास इस एक्ट के तहत इस सेस के ज़रिए मिल चुका है। लेकिन हैरानगी की बात है, और मैं समझता हूँ कि ये बाइस शर्मिंदगी है कि जिस इलाके की वजह से इनको ये सेस हासिल हो रही है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को, मैं आज की गवर्नमेंट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, पहले भी जो गवर्नमेंट्स रही हैं, इनको ये ख्याल नहीं आया कि जिस इलाके पर इतना असरअंदाज हो रहा है ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, रिजर्वायर बन रहे हैं, वहाँ गैसेस का इमिशन हो रहा है, वहाँ की पहाड़ियाँ खिसक रही हैं, वहाँ के रिसोर्सेज पर प्रेशर आ रहा है, वहाँ के पानी के रिसोर्सेज, बिजली के रिसोर्सेज, सारी चीज़ों पर जो है वो प्रेशर जो है वहाँ के लोग उठा रहे हैं। लेकिन अगर उनके लिए इसमें से 2% भी इस सेस में से मुख्तस किया जाता डेवलपमेंटल वर्क के लिए, वहाँ की सड़कों के लिए, अस्पतालों के लिए, वहाँ की स्कूलों के लिए, वहाँ की दूसरी ज़रूरियात जो है होती है, जिस तरह आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत CSR के तहत पैसा दिया जाता है, अगर उस तरीके से इस सेस में से सालाना 2% भी खर्च किया जाए इन इलाकों में तो इनकी एक शक्ल ही बदल जाती है। लेकिन सर एक सवाल, आपकी बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन एक सवाल है कि ये उन्हीं एरियो के लिए आपने ये वादा रखा है या पूरे जम्मू कश्मीर के लिए? ऐसी बात नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक इशारा दिया कि हमारा एक ये खिता है जिससे 20,000 मेगावाट बिजली पैदा होने जा रही है, अब हो रही है कुछ हद तक, उसमें से उस लोकल पॉपुलेशन के लिए जो मुतासिर हो चुकी है बहुत सारी तरीक़ों से, उनके लिए कोई भी रकम मुख्तस नहीं की जा रही है। कम से कम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के ही तरीके से अगर उनको कुछ 2% या 3% दिया जाए तो वहाँ के हालात जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। जिस प्रकार का सर एक चीज़ और दिखी जाती है कश्मीर वैली में, आपकी पार्टी को भी पार्टी समझा जाता है BJP का, क्योंकि बुखारी साहब बार बार प्रेस वार्ता में ये चीज़ बताते हैं। क्या लगता है आपको कि लोगों के जहन में अपनी पार्टी अभी तक वो घर नहीं बना पाई जो उनको बनाना चाहिए? देखिए, हर पार्टी को उभरते उभरते कुछ टाइम तो लगता है। जहाँ तक बी पार्टी होने का ताल्लुक है तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि उमर अब्दुल्ला साहब खुद हिस्सा रह चुके हैं गवर्नमेंट में BJP के साथ, जब वो यूनियन में मिनिस्टर थे। इसी तरीके से ये जो बाकी लोग हैं वो तो ज़िम्मेदार हैं BJP को यहाँ हिस्सेदार बनाने में, मेरा मतलब है PDP के साथ। तो आज अगर वो इस वक्त लोगों में ये कहने जा रहे हैं कि भाई ये बी टीम है, तो हम अपना तो परिचय कराएं, पहले वो अपना तारुफ तो कराएं कि वो किस ज़मीन में आते हैं जब वो एक हिस्सा रह चुके हैं। और क्या वो आज अगर हिंदुस्तान में NDA की हुकूमत है तो NDA की हुकूमत के तहत ही यहाँ सारे प्रोग्राम अमलावर हो रहे हैं। अगर कल को ये बनने जा रहे हैं तो क्या इन्होंने किसी दूसरी जगह किसी और मरकज़ में जाना है अपनी फरियाद लेकर? ये भी तो NDA के पास जाएंगे। ये पीछे मीटिंग करने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे, जिस तरह डोगरी में बोलते हैं उतावले, तो ये सारे लोग तो दौड़ कर गए थे जब प्राइम मिनिस्टर ने इनको बुलाया तो अपनी अपनी सारी फरियादें लेकर तो वहाँ गए थे। वहाँ इन्होंने आश्वासन दिलवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं, इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे हम। हाँ, जिस तरह हम कह रहे हैं कि भाई स्टेटहुड हमें वापस दे दो, वैसे इन्होंने भी कहा। हमने अलबत्ता 8 मार्च को कहा 2020 को शायद, तो हमने तो उस वक्त कहा, इन्होंने तो हमारे 1 साल के बाद कहा। हम इस सिलसिले में कभी भी नहीं इस तरीके से इनको कह रहे हैं कि आप BJP के हिस्से रहे या आपने BJP हुकूमत में हिस्सेदार रहे जम्मू कश्मीर में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अगर ये लोग हमारे बारे में कहते हैं तो लोग बहुत सयाने हैं, समझदार हैं, उनको तो समझ आ रहा है। हम चाहते हैं कि हलाकत के रास्ते पर अपने लोगों को नहीं डालें। तो जिस प्रकार का सर कश्मीरी पंडित समाज भी है, क्योंकि 32 साल उनको हो गया अपने ही वतन से, उनको माइग्रेंट के नाम से पहचाना जाता है, आपकी पार्टी में क्या ऐसा उनके लिए सोचा है कि वो किस तरह से आप उनके लिए विजन देख रहे हैं अपने कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर वापसी का? देखिए, ये मुझे लगता है कि हर पार्टी का एक अपने एजेंडा है और उस एजेंडे में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की वापसी जो है वो बहुत प्रायोरिटी रखती है। हमारी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारी पार्टी के बहुत अहम रुकन आपके ही बरादरी के मिस्टर विजय बकाया हैं, जो एक्स चीफ सेक्रेटरी भी हैं, MLC भी रह चुके हैं। तो वो
इस ज़िम्मन में जो है एक ज़िम्मेदारी उनको सौंप दी गई है कि एक वो डॉक्यूमेंट बनाएं कि किस तरीके से हम इस पंडित बरादरी जो हमारी है इसको फिर से हम वहाँ रिहेबिलिटेट कर पाएंगे। हमारे लिए एक रोड मैप वो बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम जिस वक्त आएंगे इंशाल्लाह हुकूमत में, तो हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि इनको अपने वो तमाम हुकूक जो हैं रिहेबिलिटेशन के साथ साथ जो पैकेजेस इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए होंगी या इनके बाकी चीज़ें जो इनको इनमें कमी आ चुकी है कि इतनी 30 साल के जो बाहर रहे हैं अपने घरों से, तो इन सब चीज़ों को फिर एक बार से इनको वो हीलिंग टच समझे आप, वो देने के लिए हमारी पार्टी हमेशा सर, जिस प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो प्रीवियस गवर्नमेंट की बात करेंगे, आज जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस की बात करेंगे, 6,000 पोस्ट उन्होंने दी थी कश्मीरी पंडितों के लिए, लेकिन आज जो नई सरकार है उन्होंने अभी तक उसी को फिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन सर, अगर आपकी सरकार आती है जम्मू कश्मीर में, क्या आप कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ पैकेज, जैसे जॉब की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप अपनी सरकार बना के आप अपने लेवल पे एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए? देखिए, जॉब्स के लिए तो मैं ये नहीं कहूँगा ये कि अलबत्ता जो पीएम पैकेज थी पहले जिसमें आप 6,000 जो असामियाँ थी वो अभी फिल नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित वापस जाए, एक रास्ता तो यही बनता है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से बनती है, क्योंकि वहाँ पर पैकेज लगता है, लेकिन उनके लिए रहने की जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि आज भी जो पीएम पैकेज के हालात हैं वो कश्मीर से बेचारे डरे हुए हैं। लेकिन यहाँ आज की जो यूटी गवर्नमेंट है, यूटी सरकार है, मनोज सिन्हा जी, वो उन पर कोई सुध-बुध नहीं ले रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में इसको बड़ा सीरियसली लिया गया है। इनके लिए तो वहाँ इन्होंने वो क्लस्टर कॉलोनीज़ के लिए भी कुछ बातें चल रही हैं, इसमें शायद लैंड भी एक्वायर हो गई है, वो बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। जिस तरह से दरबार मुख के जो क्वार्टर वहाँ पर बंद किए गए, होटल्स वहाँ पर क्यों नहीं, ये अगर ये प्रोसेस अगर आपकी पार्टी के ज़रिए से एक सवाल उठता है गवर्नर साहब को कि इनको वो क्वार्टर इस समय दिए जाए जो किराए पे रहते हैं, क्योंकि थ्रेट तो सबको एक डर तो रहता है, तो ये आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है आपकी पार्टी का, जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, तो कश्मीरी पंडित भी आपका एक पार्ट हमारा हिस्सा है। कश्मीरी पंडित हमेशा हमने समझा है कि इनके बगैर कश्मीर नामुकम्मल है। लेकिन जिस तरीके के आप बता दें सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो एक होम मिनिस्ट्री के तहत एक वो आता है ये सब्जेक्ट, और इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त उन्होंने की है आज तक और क्या करने जा रहे हैं उससे मुझे कोई आशा नहीं। मैं तो सर आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं एज कैमरा आपको बता रहा हूँ कि जितने भी पीछे सेक्रेटरीट मूव जो होटल्स थे वो रिमूव किए गए, और जो उनके लिए बसें आती थी जो सेक्रेटरीट के मूव थे, बेटर देन कश्मीरी पंडित वहाँ पर डिफरेंट एरिया में रहता है किराए पे, क्यों ना उनको उन्हीं होटलों में उन्हीं जगहों पर लिया जाए। उनको भी थोड़ा सा लगेगा, जब तक उनके जो नई क्वार्टर्स बनेंगे तब तक वहाँ पर वो रख सकते थे। ये गवर्नमेंट के लिए है, एक आपका मशवरा होना चाहिए, और आपके जो जितने भी बॉडीज़ हैं पंडित कश्मीरी पंडितों की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एलजी के पास कर सकते हैं, अगर वो मुनासिब समझते हैं तो इनका सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए दे कैन एकोमोडेट। जताइए आप क्या अपने जो हमारी जनता है उनके लिए क्या मैसेज करेंगे आप? मैं तो पहली बात है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मिशन के साथ निकली है कि लोगों की रसाई जो है वो ज़्यादा बढ़ सके, उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको सुनने वाला, उनकी सुनवाई करने वाला कोई सामने आ जाए। इस सिलसिले में लोगों से यही मेरी अपील होगी कि वो बिना किसी जज्बात या किसी दूसरे तरीके के कम्युनल जो ख़यालात हैं उनको छोड़कर अगर तरक्की के लिए, अमन के लिए, आश्ती के लिए वो सामने आ जाएं और अपनी मर्ज़ी के पसंदीदा लोगों को मुंतखब करें, तो हो सकता है कि हम लोग जो हैं इस पूरे मसले का हल निकालने में कामयाब हो जाएं, और ये जो है फिर से हमारा जम्मू कश्मीर जो है अमन आश्ती का घर बन जाए, एक जन्नत जिसको कहते थे, तो वो जन्नत फिर से वापस हमें मिले। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि जन्नत फिर जम्मू कश्मीर बने, वो अब समय बताएगा कि अपनी पार्टी का क्या रोड मैप रहेगा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इलेक्शन कब होंगे ये किसी को पता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ वादे करती है, वो कब पूरे होंगे। तब तक आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। You are watching JK Metro Channel.